हेलो बच्चों, शुरू करते हैं बच्चों। आज एक्सरसाइज 1.3 जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर जो पहले 4 है वो पढ़ने वाले हैं। और इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ना, इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप कहेंगे सर मज़ा ही आ गया है। थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़ी सी आपको अपनी अकल जो है, छोटी सी अकल जो है, जिसको आप बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो, स्टडी के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करते हो, बाकी सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपका माइंड आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ें की हुई हैं हमने, मुश्किल नहीं है बेटे। अगर समझ में ना आए ना तो चैनल को रिपोर्ट मार के चले जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर समझ में आया तो 10 फ्रेंड्स को आपने शेयर करनी है वीडियो, लिंक शेयर करना है और कहना है सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मत समझना कि रजिस्टर पर सर समझा रहे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है बेटे। ऐसे ऐसे घोल कर समझा दूंगा आपको, घोल करके पिला दूंगा। देखें, पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? द सम। सम का मतलब पता है ना, 9 क्लास में हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सर इकराम के इसलिए बता देंगे आपको। सम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना। किन चीज़ों को जमा करना है, आगे बात आ रही है। द सम ऑफ 3, 3 चीज़ों को जमा करें तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जी? कंस्यूटिव इंटीजर्स, मुसलसल आने वाले इंटीजर्स। अब आप कहोगे सर मुसलसल क्या भला होती है, हमें तो नहीं पता भाई। अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है 1, तो अगला क्या होगा? आप कहोगे सर 2 होगा, और इससे अगला 3 होगा। तो ये कंस्यूटिव नंबर्स हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कंस्यूटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ 3 कंस्यूटिव इंटीजर्स इज 42। अगर 3 मुसलसल आने वाले, तरतीब से आने वाले इंटीजर्स को हम जमा करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है बच्चों? 42। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास जो नंबर होंगे ना, उनको हम जमा करें तो जवाब क्या आता है? 42। वो नंबर्स हमें नहीं पता बच्चों, वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रख लें, अगर मैं कहूँ कि एक नंबर मेरे पास ए है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? आप कहोगे इसमें एक जमा कर दो, क्योंकि देखिए 1 था ना, तो 1 से अगला क्या आया? 2। मतलब 1 में एक ऐड किया तो 2 आया ना, तो अगला होगा A+1। वेरी गुड। और दूसरा, इससे अगला कौन सा होगा? A+2। अगर हम इन तीनों को जमा करें तो वो कहता है कि जवाब क्या आता है बच्चों? 42। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसमें एक जमा कर देंगे, फिर उसमें 2 जमा कर देंगे, तो हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे। मुश्किल नहीं है सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स तो ओपन है ना, मर्जी जैसे दिल करता है ना, मर्जी आप सवाल करें। कोई फ़नी बात करनी है बेशक कर दे, और चिल करें, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर सीखें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है बेचारा बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो जो नौजवान कौम जिससे मैं मुखातिब हूँ अभी, इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेगी। ये नहीं कि आप जो ये स्टडी का चैनल जब भी आता है ना बच्चों के सामने, ओ लो जी बुखार इनको आ जाता है, बुखार इनको आ जाता है जी 105 पे, 105 डिग्री पे इनको बुखार आ जाता है, 104 पे। ओए होए होए होए, इतना मुश्किल सवाल। अगर डकी भाई का व्लॉग आ जाए ना, ओए यार क्या बात है। अच्छा, डकी भाई वहाँ घूमने गया हुआ था, वो चीज़ें इनको बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात आ जाए तो इनको बुखार आ जाता है, पता नहीं वजह क्या है। चलें खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है ये, अगर मैं ए की जगह एक्स ले लूँ तो अगला वैल्यू, अगला नंबर होगा x+1 एंड देन x+2। और ये मैं आपको एक और बात याद दहानी करवा दूं आपको, कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे इजी मेथड, अगर मैं बताऊं, चैनल अगर कोई है जिसके ऊपर सबसे इजी मेथड है तो बच्चों यही है। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसी प्लेटफॉर्म से सीखें और कामयाब हों। ठीक है बच्चों, एक्स ना लें, वाई ले लें, तो y+1 y+2 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि इस तरीके से करें, इससे करें, इससे करें, सवाल ठीक होगा, जवाब भी ठीक आएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ एक्स को, क्योंकि हम मोस्टली जो हमारे वेरिएबल्स आते हैं मैथ के अंदर, वहाँ पर एक्स इस्तेमाल हो रहा होता है या वाई, तो इस वजह से ए को मैं नहीं करता। ठीक है, ए से भी करेंगे तो जवाब आ जाएगा।
तो पहला इंटीजर मैं कहता हूँ x है और वो कह रहा है सम। लो जी ये आ गया जी, सम आ गया। दूसरा मैंने लेट किया है x+1, ये आ गया x+1। फिर सम, लो जी ये सम आ गया x+2। इसका जवाब बराबर है जी इज, देखे ना, इज इक्वल टू 42। अगर इन तीनों को जमा करें तो वो कहता है 42 आता है, आता है ना। तो हमने इज इक्वल टू कर दिया 42। अब 1x 2x और 3x, अगर 3x जमा होंगे बच्चों तो वो 3x आ जाएगा या नहीं आएगा बच्चों? जाहिर सी बात आएगा। अगर हम x और x को 3x को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसकी पावर 3 हो जाती है और प्लस में वो 3x होगा, ठीक है ना। 1 और 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 42। कितना आसान है, देखें कितना आसान है। ये जो +3 हो रहा है बच्चों उस तरफ क्या हो जाएगा, -3। लो जी और आसान हो गया जी। और अब बच्चे कहेंगे सर जी हमें तो माइनस करना आता नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो 42 में से -3 वहाँ पर कर लीजिएगा तो हमारे पास 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा ना। अब ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अब आप कहोगे कि डिवाइड भी करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ में पास करना, नंबर्स लेना मुश्किल नहीं, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लो आप। ये आ गया x की, एक x आ गया हमारे पास। हमने 3 फाइंड करने थे ना, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी, 3 नंबर्स कह रहा था वो। तो इसी में एक जमा कर दें तो 14 हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड ये थर्ड, ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। कैसे किया, ये 14 15 क्यों लिख दिया, देखे ना, x था, दूसरा x+1, x इज इक्वल टू 13 है। इसमें अगर एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13+1 14 हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, मुसलसल। एक 13 है तो अगला कौन सा होगा, 14 और उससे अगला 15। तो ये हमारे पास पहला सवाल हो गया जी। करते हैं जी दूसरा। ओहो, अब बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर जी इतना बड़ी स्टेटमेंट है कैसे सॉल्व करें जी। ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे देखें, और इंतहाई आसान, मसला ही नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको मैंने शुरू में बताना मैं भूल गया, कॉपी उठाकर बैठें, रजिस्टर उठाकर बैठें और एक पेन उठाकर बैठें। जैसे मैंने ये सवाल किया है, जैसे जैसे मैंने बताया है, जैसे जैसे अंडरलाइन किया है, वैसे वैसे करके साथ करें। पूरे नंबर की ज़मानत सर इकराम देते हैं आपको, ठीक है बच्चों। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन आमीन आमीन। ये कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट लाजमी करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल, इसको कहते हैं बेटे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है बच्चों जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसी ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और ट्राइंगल किसको कहते हैं बच्चों, जिसमें 3 एंगल हों, एक, ये 2 और ये 3, जिसमें 3 एंगल हों। या हमारे जो प्यारे से बच्चे हैं ना 9 क्लास के, मासूम से बच्चे, मासूम तो नहीं है, बड़े शरारती हैं, ये कहते हैं जी 3 कोनों वाली जो फिगर होती है ना उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। चलें जैसे आप समझ लें, ठीक है। वैसे जिसमें देखें ट्राई एंगल कह रहे हैं हम, ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल हो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहता है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। अब ए सी देखें कहाँ है, ये है ए और ये है सी और ये है लेंथ। लेंथ ए सी की वैल्यू ये है, इसको हम बेस भी कहते होते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम, बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा आएगा यार, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मज़ा आएगा, यूं नहीं, बोरिंग नहीं होगी कि ओए होए सर में दर्द पड़ रहा है, एक सवाल किया, ये √5 कहाँ से आ रहा है, √3 कहाँ से आ रहा है, यूं नहीं होगा, चिल होगा बिल्कुल, मज़े से सुकून से करेंगे सवाल यार बैठ के, परेशान नहीं होना बिल्कुल।
क्यों, देखे ना, मसला ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को कमतर समझा जाता है, निकम्मा समझा जाता है। नहीं 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 नहीं, अब दौर बदल रहा है, अब वक्त बदलेगा। हमारे जो बच्चे हैं मेहनत करेंगे, सीखेंगे लगन से, और अपने मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे कि यार पाकिस्तानी भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। सीधी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल के अंदर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। मीटर का भी हो सकता है लेकिन स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, तो एरिया की बात करें, मतलब इसके अंदर जितना भी एरिया है, एरिया मतलब रकबा भी कहते हैं हम, इलाका भी कहते हैं, ठीक है। उसका जवाब है जी 1 + √15। आपने फाइंड क्या करना है, देखें, फाइंड द लेंथ ए बी। ए बी, ये वाली जो साइड है ना, ये लेंथ आपने फाइंड करनी है। इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर भी, और बच्चों एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल्टीट्यूड, ओके। एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम बेस कहते हैं, और इसको बताओ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, बेस, बेस को हम जो है सादा या उर्दू की ज़ुबान में मेरे ख्याल से कायदा कहते हैं, और परपेंडिकुलर को पता नहीं, भूला हुआ है मुझे, और इसको वितर कहते हैं, इसको अमूद कहते हैं। एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं बच्चों, अमूद। आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कभी भी कोई सवाल बंदा कर ले आपको, भाई मुझे आता है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपने फाइंड करना है, मतलब ए आना चाहिए, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन √3 हो, फिर प्लस बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिर √5 हो, वेयर ए बी, देखा आगे कह रहे ए बी आर द इंटीजर्स, ए बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं बेटे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जी ट्राइंगल, ट्राइंगल नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपने लिखना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया किस चीज़ के बराबर होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमेशा याद रख लें इसको। मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना अगर हाइट आ जाए, या आपके जो स्कूल टीचर हैं वो हाइट लिख दें, मैं यहाँ परपेंडिकुलर लिख दूँ, आपको ओ हो सारे ग्राम ने गलत करा दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइट भी लिख सकते हैं या एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था दो तरीकों से पढ़ते हैं हम इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड और बेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हाफ, हाफ मतलब 2 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1/2 करके भी याद रख सकते हैं, जैसे आप लोगों को यार आसानी लगे ना आप वैसे कर लो, ठीक है। तो देखें, ये आ गया जी 1/2। अब बेस की वैल्यू तो आपको यहाँ पर गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है ना, बेस है जी √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, तो हमने फाइंड करना है, और एल्टीट्यूड को उसने लिखा है ए बी, ए बी लिखा है ना, ए बी, ये आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम ए बी वैसे लिख देते हैं। लो जी, यहाँ तक तो काम आसान हो गया। अब देखिए, मैंने लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2 √3, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये है कि ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार 2 प्लस, फिर 2 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों 15 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली √3
प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। इसको लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, साइड भी कह सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। अब ये पूरी वैल्यू इस ए बी से क्या हो रही है बच्चों, मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। 2 + 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बच्चों, लो जी, यहाँ तक तो हो गया। अब ये जवाब तो नहीं है हमारा, हम क्या करते हैं, इस साइड को इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू 2 + 2 अंडर रूट 15 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब हमने क्या करना है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। हमने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। लो जी, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है सर, ये तो गलत बात है भाई। इस ऐसा जवाब निकालने के लिए ना, जैसे उसने कहा था a√3 + b√5 की फॉर्म में निकालने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कॉन्जुगेट क्या होता है सर जी। कॉन्जुगेट सिंपल वर्ड्स में समझ लें आप, अगर प्लस है ना बीच में तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, लिख के बताता हूँ। अंडर रूट 3 यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस अंडर रूट 5, नीचे भी यही आ जाएगा। लो जी, अब तो ठीक है, अब तो समझ में आया कि अगर प्लस है तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये साथ के साथ आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अब मल्टीप्लाई हो रही है, और जी अंडर रूट 5 को अंडर रूट 15 से 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल उसका हल यही है, कैलकुलेटर उठाओ। अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको डायरेक्ट ही वहाँ से बता देता यार, ये जो है ना इसका जवाब आ गया, सिंपल। ठीक है, कोई चक्कर ही ना डालें आप, कोई लंबा चौड़ा कि 2 को जी अंडर रूट 3 से, वो चक्कर ही ना डालें। ठीक है, आप क्या करें, ऐसे लिखें 2 + 2 अंडर रूट 15। देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब सिर्फ हमने इस स्टेप के बाद इस स्टेप में क्या किया है, इस क्रॉस को ख़त्म करके हमने ब्रैकेट्स लगा दिए और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद बच्चों मैं सबको यही कहूँगा, सारे बच्चों को यही कहूँगा कि सिंपल आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर पे ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ये वाला लिखें, फिर ब्रैकेट वाला ये वाला हिस्सा लिखें और उसका जवाब निकालें। लेकिन वो कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए, आल फंक्शन वाला होना चाहिए, ठीक है। आल फंक्शन वाला होगा ना, तो उसमें जो जवाब है वो आपका और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो उसका जवाब आएगा जी -8 अंडर रूट 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, -8 अंडर रूट 3 + 4 अंडर रूट 5 उसका जवाब आएगा, और नीचे जवाब आएगा जी -2। ठीक है, इन दोनों को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपने कैलकुलेटर के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ना इसको लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इस -2 को हम दोनों से अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब -8 अंडर रूट 3 बाय -2 अलग कर लेंगे, +4 अंडर रूट 5 के नीचे -2 हम अलग कर लेंगे। तो -2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और माइनस माइनस ख़त्म हो गया। 4 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 अंडर रूट 5। देखिए उसी फॉर्म में जवाब आ रहा है और यही आपका जवाब है। अब बच्चे कहेंगे ओ हो सर ये कैसे जवाब आ गया। बच्चों जैसे हमने करते गए ना सवाल को, वैसे ये जवाब आ गया। और ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लॉन्ग है। जो पहला था वो शॉर्ट था। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बहुत ही ईजी हैं वो भी। अच्छा जी बच्चों, ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें क्या लिखा हुआ है जी, अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, ओ हो बच्चे परेशान। रेक्टेंगल क्या होता है सर जी, ट्राइंगल जैसे बच्चों हमने ट्राइंगल कहा था जिसमें 3 एंगल होते हैं, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, वैसे ये भी एक फिगर है रेक्टेंगल, आपने बचपन में पढ़ी होगी।
देखी होगी, सुनी होगी, नहीं सुनी तो अब सुन लें। ये जी हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। या जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, उसको, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये आपस में बराबर नहीं है। या ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई आपस में बराबर है। तो ऐसी फिगर को, और हर एंगल 90 डिग्री का भी होता है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तब, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं होता वो। हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक साइड की लंबाई ये है, एक की ये है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। अब मुझे बताएं उर्दू में क्या कहते हैं इसको? उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं सर मुस्ततील क्या होता है? अब जैसे उनको मैंने ट्रायंगल नहीं बताया, ट्रायंगल होता है मुसल्लस, वो कहेंगे मुसल्लस क्या होता है जी? उर्दू में कहते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। आपको याद रहे तो अच्छी बात है, एज अ नॉलेज। ना भी याद रहे तो आप, दुनिया में आपसे किसी ने भी नहीं पूछना, ठीक है। पेपर की हद तक है ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप देखें, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ बच्चों को याद होगा क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो भी बच्चा पहला कमेंट करेगा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो उसको भाई मेरी तरफ से वेरी गुड, शाबाश। और ऐसे समझ लें, सबके लिए दुआ है लेकिन उसके लिए स्पेशली दुआ होगी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है, सबके लिए दुआ होगी, ठीक है। उसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, समझ लें, यूँ समझ लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है जी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब विड्थ। विड्थ को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। तो यहाँ पर, अच्छा उसने ये नहीं कहा कि ये लेंथ है और ये विड्थ है, उसने साइड्स ऑफ लेंथ कह दिया, ठीक है। तो आपने कोई भी ले लेना, इसको विड्थ ले लें या इसको लेंथ ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख रहा हूँ विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इसको लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ भी लिख सकते हैं बच्चों, परेशान नहीं होना। अब मैं इसकी सिंपल सीधी सी मिसाल देता हूँ। यार एक बच्चे के पास है 3, वो कहता है 3 डिजिट है, वो कहता है 4 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब आता है 12। और एक बच्चा कहता है नहीं 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 12। सर जी ये कैसे हो रहा है? बेटे नंबर तो सेम है ना, और मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है, तो यहाँ पर विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करें या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करें तो बात तो एक हो गई ना, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर विड्थ लिखते हैं हम जी 2√18, और दूसरी है जी 5 माइनस 4√2। लो जी, इसमें तो गड़बड़ हो गई, बच्चे परेशान हमारे। इसको भी आप वैसे कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। कैसे? ये वाली चीज़ लिखें, अगर आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर है तो। आल फंक्शन वाला नहीं है तो फिर इसका जवाब आपको वो गलत देगा। गलत से मुराद पॉइंट में देगा, ठीक है, गलत नहीं होगा वो, फिर भी पॉइंट में होगा और हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए इसका, ठीक है बच्चों। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, लो जी 2 5 10, माइनस, ये देखें ये माइनस है ना, 2 को फिर 4 के साथ 8, और नीचे अंडर रूट क्या आ गया 2, प्लस अंडर रूट 18 को 5 से, तो ये 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर 4 को अंडर रूट 18/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 18/2, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद भी आपको जो है ना वो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एक लंबा लेंथी चक्कर है। तो मैं आपको कहूँगा कि 1200-1500 का आ रहा है कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर ले लें और अपना सवाल करें, जान छुड़ाएं, पूरे नंबर लें, ठीक है, पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। अच्छा जी, नीचे अब एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 होता है ना बच्चों। तो जब 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 और अंडर रूट 2 का हम एलसीएम लें तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? आएगा जी, क्यों नहीं आएगा।
अब इसके नीचे 1 है तो फिर √2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10√2 हो जाएगा, माइनस इसके नीचे तो √8 है, √2 है तो ये सिर्फ 8 आएगा, प्लस उसके बाद अब ये देखें इसके नीचे 1 है, जब 1 होगा ना तो फिर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 √18 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √36 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, -4 √18, इसके नीचे तो वही है ना नंबर, तो हम फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर से नहीं करते, हम वही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, 10 √2 वैसे आ गया, -8 प्लस 5 √36 बेटे 6 होता है, सिर्फ 6 होता है ना, हाँ जी, उसके बाद -4। अब ये जो आपका 18 है, 18 को आप कुछ डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, 2 × 9, ठीक है, या अगर आपके पास आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर है तो √18 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो वो 3 √2 दे देगा, क्या दे देगा, 3 √2, जो कि यूँ लिख सकते हैं हम 3 √2, √18 की जगह हमने ये लिखा है और नीचे √2 वैसे आ गया, ठीक है बच्चों, नज़र आ रहा है ना आप सबको। अच्छा जी, तो ये आ गया 10 √2 -8 प्लस 5 को 6 से 30 माइनस 4 3 12 √2 और नीचे आ गया √2। अच्छा जी, 30 में से 8 चले जाएं, लो जी, अब बच्चों को ये भी नहीं आएगा, अब वो पता है क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस करते रहेंगे, उनको ये नज़र नहीं आ रहा है 30 जो है ना जमा का है, 8 माइनस का है, तो 30 में से जो 8 चले गए तो 22 बच गए ना, लो जी 22 लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस के 12 में से जमा के 10 चले जाएं तो माइनस के 2 √2 आ जाएगा और नीचे √2। अब क्या करना है आपने, √2 को दोनों से अलग अलग तकसीम करना है, ऐसे जैसे हमने पीछे भी एक सवाल किया था, 22 के नीचे √2 अलग, -2 √2 ओवर √2 अलग कर लेना है, तो ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, -2। 22 ओवर √2 को अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो उसका जवाब डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ, बजाय इसको और लेंथी करने के बस यहीं पर हम इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 11 √2, 11 √2 और ये आ गया -2, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं या -2 को बच्चों आप पहले लिख लें और साथ सेंटीमीटर लगा दें, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, सेंटीमीटर था इसमें, मीटर था सॉरी, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर का स्क्वायर आएगा, एरिया निकाला है हमने, ठीक है बच्चों। अब करते हैं जी इसका चौथा आसान है, चौथा मिनट लगना है, ऐसे हो जाना है, ठीक है। चौथे को देखते हैं। अच्छा जी, चौथे में है जी, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज 22। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 नंबर बताएं जिनको जमा करें तो आपके सम 68 आ जाए और डिफरेंस 22। अब आपने ऐसे दिमाग में नहीं सोचना, आपने क्या करना है यार, एक नंबर हम कहते हैं x है, दूसरा कहते हैं y, और वो कहता है इनका क्या जी, सम, तो x प्लस y इनका सम 68 के बराबर है, और इन्हीं का डिफरेंस कहते हैं माइनस को, x माइनस वाई जो है वो 22 के बराबर है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको इक्वेशन 1, इसको जी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। हमने क्या किया, 2 नंबर लेट किए, एक x एक और y, वो कह रहा था सम जो है उनका सम x प्लस वाई 68, x माइनस वाई 22। अब आप कहेंगे सर ये एक्स वाई क्यों करते हैं, बेटे हमें वो नंबर्स पता नहीं है ना, उन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम एक्स वाई की मदद लेते हैं। अब अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जमा करें, यहाँ लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन को जमा। अब आप कहोगे सर इक्वेशन को जमा कैसे करते हैं, हमें तो टीचर ने ऐसे बताया था 3 + 2 = 5, हमें ये करना आता है, इक्वेशन को जमा करना नहीं आता। नहीं आता ना, अभी आ जाएगा, देखो ये लिख ली हमने पहली इक्वेशन, ये हमने लिख ली उसके नीचे दूसरी इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं जमा, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, कट गए, हम जमा कर रहे हैं ना, x और x 2x। 68 में अगर आप 22 जमा करें, बच्चों को ये भी नहीं आएगा, कहेंगे सर ये क्या होता है, 62 में अगर हम
22 ऐड करें तो जवाब क्या आएगा यार? बच्चे सर पकड़ के बैठ गए हमारे। ओ यार ऐसे कर लो, 8 और 2 10, 0 1 इधर आ गया एक, ठीक है। 7 6 और 1 7, 7 और 2 9, लो जी 90 आ गया। 2 से हम इधर तक सेम कर देंगे, ये जो 2 है 2 इधर डिवाइड हो गया 45। लो जी एक्स आ गया। वाई भी फाइंड करना है, दो नंबर है ना, एक एक्स है तो एक वाई है। अब आप क्या लिखें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68 पहली इक्वेशन, तो एक्स की जगह 45 लिख दें, प्लस वाई वैसे आ गया क्योंकि वाई हमने फाइंड करना है बच्चों। 45 उधर माइनस हो जाएगा। अब हमारे बच्चे ओ हो सर जी क्या कर रहे हैं, 68 में से 45 हम कैसे माइनस करेंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं। यार कर लो यार, कुछ नहीं होता। तो 8 में से 5 गए, 3 बच गए, ठीक है। और 6 में से 4 गए तो 2, 23 नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ये था बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, अपने लिए मेहनत करें। आपके वालिदैन उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को माइंड में रखेंगे और खूब मेहनत करेंगे। पाकिस्तान को बदलना है और ख़ुद को बदलना है, तरक्की करनी है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।